दोस्तों, हमारे चैनल फिजिक्स पाओ पर आपका एक बार पुनः स्वागत है। और आज हम 2022 के भौतिक विज्ञान के प्रश्न पत्र को हल करने जा रहे हैं। और आज इस प्रश्न पत्र का हम खंड आ हल करेंगे, जिसमें बहुविकल्पीय प्रश्न है। तो पहला जो हमारा प्रश्न है, श्वेत प्रकाश का प्रिज्म से गुजरने पर किस रंग का अधिकतम विचलन होता है। दोस्तों, आप लोगों को पता है कि जब हम श्वेत प्रकाशीय किरण को प्रिज्म पर डालते हैं तो वो 7 रंगों में टूट जाती है। कितने रंगों में टूट जाती है? 7। और इस घटना को क्या कहते हैं? हम वर्ण विक्षेपण कहते हैं। ठीक है, तो आज हम बात करने जा रहे हैं, आपके लिए अभी हम क्लियर करते हैं। ये हमारे पास कोई प्रिज्म है, ये श्वेत प्रकाशीय किरण हमने गिराई, तो कायदे में ये ऐसे जानी चाहिए थी, परंतु ये 7 रंगों में विभाजित हो जाएगी। ये 7 रंगों में विभाजित हो गई है। ठीक है, और यहां से लिख देंगे हम BIBGYOR। आप जानते हैं कि सबसे कम विचलन कौन से कोण का हो रहा है? कौन से रंग के लिए सबसे कम विचलन है? रेड कलर के लिए। और सबसे ज्यादा विचलन किसके लिए है भाई? आप देख रहे हैं, वायलेट कलर के लिए। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखनी है हमेशा कि सबसे ज्यादा जो विचलन होता है वो कौन से रंग के लिए होता है? बैंगनी रंग के लिए। और यदि ये क्वेश्चन आ जाता सबसे कम, तो आप कौन से रंग के लिए लिख देंगे? लाल रंग के लिए। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन है, विद्युत चुंबकीय तरंगें होती हैं, कैसी होती हैं? अनुदैर्ध्य होती हैं, अनुप्रस्थ होती हैं, या अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य दोनों होती हैं, या इनमें से कोई नहीं। याद रखना आप, मैंने कई बार आप लोगों को बताया है कि तरंगें जो होती हैं, ठीक है, तरंग क्या है? तरंग किसी माध्यम में उत्पन्न एक हलचल है। ठीक है, और तरंगें 2 प्रकार की होती हैं, एक होती हैं यांत्रिक तरंगें और एक होती हैं विद्युत चुंबकीय तरंगें। यांत्रिक तरंगें दोनों प्रकार की होती हैं, अनुदैर्ध्य भी होती हैं, अनुप्रस्थ भी होती हैं। और यांत्रिक तरंगों को चलने के लिए किसकी जरूरत होती है? माध्यम की जरूरत होती है, जबकि विद्युत चुंबकीय तरंगों को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, और एक बात और ध्यान रखना है कि जो विद्युत चुंबकीय तरंगें होती हैं, इनका केवल एक ही नेचर होता है, ट्रांसवर्स का, जिसे हिंदी में कहते हैं अनुप्रस्थ। केवल ये अनुप्रस्थ होती हैं। ठीक है, तो इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, और ये क्वेश्चन नंबर गा है, और ये क्या कह रहा है बेटा? एक कुंडली के सिरों पर 40 वोल्ट का प्रत्यावर्ती वोल्टेज आरोपित करने पर 80 मिली एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। कुंडली का प्रेरण प्रतिघात ज्ञात करें। आप लोग जानते हैं प्रेरण प्रतिघात को हम किससे लिखते हैं? एक्सएल से लिखते हैं। एक्सएल की वैल्यू फाइंड करवा रहा है। और कुंडली के सिरों पे जो विभवांतर है, जिसका नाम हम BL बोलेंगे, BL की वैल्यू 40 दे रखी है, और यहाँ पर I की वैल्यू जो दे रखी है 80 मिली एम्पियर दे रखी है। हम लोग जानते हैं कि मिली शब्द हटाने के लिए कितने से गुणा करते हैं? 10 की पावर, आप लोग जानते हैं, -3 से करते हैं, तो अब ये एम्पियर में कन्वर्ट हो जाएगा। और एक्सएल बराबर क्या बन जाएगा? फार्मूला BL/I। ठीक है, इसे IL भी कह सकते हैं, क्योंकि ये इसके प्रेरण कुंडली के अंदर ही धारा बह रही है। कुंडली या प्रेरण या प्रेरकत्व, ये सब एक ही चीज होती हैं। तो BL की वैल्यू कितनी है? यहाँ पे BL की वैल्यू 40 है, और इसकी है 80 × 10 की पावर -3। तो यहाँ से ये काट दिया हमने, 2 बार कैंसिल आउट हो गया। और एक बात और ध्यान रखना, यह आ जाएगा 1/2, और 10 की पावर ऊपर जाएंगी तो +3 हो जाएंगी। तो ऊपर जाकर 10 की पावर 3 का मतलब कितना होता है? 1000। 1000 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 500। और एक्सएल क्या होता है भाई? प्रेरण प्रतिघात होता है क्या है? एक तरह का रेजिस्टेंस होता है, जैसे हमने यूनिट बेस का लिख दिया ओम। ठीक है, अगली बात, अब ये आ रहा है, ये बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि 0 केल्विन ताप पर शुद्ध अर्धचालक होता है। 0 केल्विन टेम्परेचर क्या होता है? इसका एक स्पेसिफिक नाम भी होता है, विशिष्ट नाम भी होता है। क्या नाम होता है इसका? इसका नाम होता है परम शून्य ताप, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। ठीक है, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर जो होता है 0 केल्विन टेम्परेचर होता है। ठीक है, और जीरो और केल्विन जो स्केल है, केल्विन स्केल एक ऐसा स्केल है कि जिस पर कभी माइनस का टेम्परेचर नहीं हो सकता। जब माइनस का नहीं हो सकता तो इसका मतलब जो 0 केल्विन है वो सबसे मिनिमम टेम्परेचर पर है।
जो पॉसिबल टेम्परेचर है, ठीक है। सेल्सियस पैमाने पे हो सकता है, र्यूमर पैमाने पे हो सकता है, फाइनाइट में माइनस का हो सकता है, परंतु केल्विन में कभी भी कोई भी वैल्यू माइनस की नहीं हो सकती। और माइनस की वैल्यू जो होती है आप लोग जानते हैं 0 से कम होती है, ठीक है। तो इसका मतलब 0 केल्विन सबसे मिनिमम टेम्परेचर है, ठीक है। इससे ज्यादा नीचे कोई टेम्परेचर पॉसिबल नहीं है। अब क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम लोग। ये कहता है 0 ताप पर शुद्ध अर्धचालक किसकी तरह काम करता है। देखो 0 केल्विन टेम्परेचर पर शुद्ध अर्धचालक जो करता है वो इंसुलेटर का काम करता है, अर्थात अचालक का काम करता है। अचालक का दूसरा नाम क्या होता है, विद्युत रोधी का काम करता है, ठीक है। ऐसा क्यों होता है कि आप लोग जानते हैं कि जर्मेनियम का जो एटॉमिक नंबर होता है, हम जर्मेनियम के ऊपर बात कर रहे हैं, जर्मेनियम क्या चीज है, प्योर सेमीकंडक्टर है। और यदि इसका जो एटॉमिक नंबर होता है, परमाणु क्रमांक होता है 32 होता है। और यदि इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाए तो क्या बनेगी, 2 8 18 4, यही तो बनेगी। और होता क्या है कि सबसे पहले किसी भी एटम के अंदर कौन होती है, किसी परमाणु के अंदर कौन होती है, न्यूक्लियस होती है, नाभिक होती है। और नाभिक कैसी होती है, पॉजिटिव होती है, उसके सराउंडिंग ऑर्बिट होती है। पहली कक्षा हो गई, पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, इससे अगली कक्षा हो गई, इसमें 8 हो गए, ठीक। इससे अगली में कितने हो गए, 18 हो गए, ठीक है, 18 बना लेना, ये 18 हो गए। और इसके आउटर मोस्ट सेल में कितने हो गए, सबसे बाहरी कोश में कितने हो गए, 4। अब होता क्या है कि ये जो है नाभिक और 2 इलेक्ट्रॉन वाली कक्षा और 8 इलेक्ट्रॉन वाली और 18, ये सब मिलकर क्या बना लेती है, एक दृढ़ कोर बना लेती हैं, जैसे हार्ड कोर कहते हैं, ठीक है। दृढ़ कोर बना लेती है। क्यों बना लेती हैं, क्योंकि इनके ऊपर न्यूक्लियस के द्वारा लगने वाला जो अट्रैक्शन फोर्स होता है वो सबसे ज्यादा होता है, ठीक है। हार्ड कोर बना लेते हैं। इसका हार्ड कोर बनाने का मतलब क्या है, हार्ड कोर बनाने का मतलब कि ये करंट को फ्लो करने में कोई भी इनका रोल नहीं होगा, कोई भी योगदान नहीं होगा, कोई भी, ठीक है। तो अब इसकी स्ट्रक्चर इस तरह से हो जाती है। परम जो शून्य ताप है, 0 केल्विन जो टेम्परेचर है, उस पर इस तरह की स्ट्रक्चर बन जाती है, कुछ इस तरह की। इसके जो 4 हैं, ये चारों के चारों जो फ्री इलेक्ट्रॉन हैं भी, ये भी बेचारे क्या होते हैं, अपने जो इनके पड़ोसी जो जर्मेनियम एटम होते हैं उनके साथ मिलकर क्या बना लेते हैं, ये कोवलेंट बॉन्ड बना लेते हैं, सहसंयोजी बंध बना लेते हैं। देखिए जो मैं स्ट्रक्चर बना रहा हूं यहां से क्लियर हो जाएगा। ये हार्ड कोर है, ठीक है। ये 4 इलेक्ट्रॉन है, ये इस तरह से, ठीक है। और ये भी इलेक्ट्रॉन अगले उनसे एटम के साथ, अगले एटम के इलेक्ट्रॉनों के साथ मिलकर कोवलेंट बॉन्ड बना रहे होंगे। इस तरह से बेचारे जो 4 इलेक्ट्रॉन थे भी जिनके तक कारण करंट फ्लो हो रही थी, वो भी अब बॉन्ड में बन गए। तो इसका मतलब इसके अंदर कोई इलेक्ट्रॉन नहीं बचा, कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है। और जिसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं तो उसके अंदर करंट फ्लो नहीं हो सकती, और जिसके अंदर करंट फ्लो नहीं हो सकती वो क्या होते हैं, इंसुलेटर होते हैं, अर्थात अचालक होते हैं। अचालक को क्या कहते हैं, हम विद्युत रोधी भी कहते हैं, ठीक है। तो ये इसका ऑप्शन ये सही हो गया। और इसका एक ही क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित कण, नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं हम, निम्नलिखित कण का एक ही वेग से गतिमान है, ठीक है। मतलब जितने भी पार्टिकल हैं ये सब के सब मतलब वेलोसिटी इनकी इक्वल है। न्यूनतम डी ब्राउली तरंगदैर्घ्य वाला कण बताओ। तो पूछ रहा है भाई डी ब्राउली वेवलेंथ का फार्मूला क्या होता है, लैम्डा बराबर h/p, और p की जगह हम क्या लिख सकते हैं, mv। अब b की वैल्यू तो सबके लिए फिक्स कर दी, h प्लैंक कांस्टेंट होता है, फिक्स होता है। तो यहाँ पे ये रिलेशन किनके बीच में बन गया, लैम्डा के और m के। और दोनों के बीच में रिलेशनशिप कैसा है, व्युत्क्रमानुपाती का है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का है। तो इसका मतलब जिसके लिए m की वैल्यू ज्यादा होगी उसके लिए लैम्डा की वैल्यू कम होगी। और सभी जने जानते हैं कि अल्फा की इन सम में भाई इसका क्या होता है, प्रोटॉन कौन होता है, 1h1 होता है, ड्यूटेरियम क्या होता है, 1h2 होता है, और ये क्या होता है, 2he4। और न्यूट्रॉन तो आप जानते हैं, न्यूट्रॉन के बारे में 0n1 होता है ये। और वैसे भी आप जानते हैं कि न्यूट्रॉन का द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान के लगभग बराबर होता है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, सबसे ज्यादा भारी पार्टिकल कौन हो गया, अल्फा पार्टिकल हो गया। इसका मतलब जिसका द्रव्यमान सबसे ज्यादा है उसकी वेवलेंथ सबसे कम होगी। तो इसका मतलब कौन सा आंसर सही हो गया, ये थर्ड अल्फा पार्टिकल वाला। अगला क्या है, संतुलित व्हीटस्टोन ब्रिज की प्रत्येक भुजा तथा धारामापी का प्रतिरोध R है। नगण्य आंतरिक प्रतिरोध वाली बैटरी के सिरों के बीच प्रतिरोध होगा। एक व्हीटस्टोन ब्रिज है, ठीक है, और इसके अंदर एक धारामापी लग रही है, धारामापी प्रतिरोध R है। तो ये कह रहे हैं नगण्य प्रतिरोध वाली बैटरी के सिरों के बीच में प्रतिरोध होगा। बैटरी के सिरों के बीच में प्रतिरोध कितना होगा भाई, कंडीशन ये है संतुलित है व्हीटस्टोन ब्रिज,
ये है बीटा स्टोन ब्रिज, समझ लो एक मिनट, अभी क्लियर हो जाएगी बात। ठीक है, इसके अंदर कोई भैया धारामापी लग रही है, और जो धारामापी लग रही है साहब, इसका भी रेजिस्टेंस वो कह रहा है, इसका भी रेजिस्टेंस आर है। चलो कौन तो इसका रेजिस्टेंस आर है, परंतु भैया जब क्या चीज है, ये बैलेंस कंडीशन में है, तो याद रखना बैलेंस कंडीशन में इसका कोई रोल ही नहीं होता है, इसमें कोई करंट फ्लो ही नहीं होती है भाई, इसमें तो कोई करंट फ्लो ही नहीं होगी। जब नहीं होगी तो हमारा सर्किट कैसे बन गया, हमारा सर्किट इस फॉर्म में बन गया भैया, इस तरह से ये सर्किट इस सर्किट में रिप्लेस हो जाएगा, है ना। ठीक है, क्यों हो गया ये ऐसा, क्योंकि दोनों के भाई इस बिंदु पे पोटेंशियल, इस पे, दोनों पे पोटेंशियल सेम होगी, तो इसमें करंट तो फ्लो होगी नहीं, तो अब ये कंडीशन बन गई। ये भी आ रहे हैं, 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 ये दोनों ऊपर किस में हो गए, सीरीज में। और सीरीज में रेजिस्टेंस कैसे जोड़ते हैं, डायरेक्ट ऐड कर देते हैं, तो ऊपर रेजिस्टेंस कितना हो गया भैया, 2R हो गया, और नीचे भी कितना हो गया भाई, ये इस तरह से लिख दो आप, कितना हो गया ये R, 2R, R प्लस R 2R, और नीचे भी कितना हो गया 2R। अब ये किस में हो गए, पैरेलल में, और पैरेलल में रेजिस्टेंस क्या हो जाता है, अपॉन करके जुड़ता है, तो 2R प्लस 1/2R, 2R एलसीएम आ गए भाई, 1/2R प्लस 1/2R एलसीएम भी मतलब डायरेक्ट जोड़ दो, तो क्या हो जाएंगे 2/2R हो जाएंगे, R से R कैंसिल आउट हो गया, तो 1/R' की वैल्यू कितनी